चलिए भाई, एक बार फिर से स्वागत है आपका शनिवार के डिस्कशन की क्लास में। जरा फटाफट हमें बता दें कि ऑडियो वीडियो ठीक हो तो हम लोग जिस कहानी को पिछले सैटरडे को छोड़े थे वहां से आगे लेकर चलें। फटाफट जिन्हें जुड़ना है जुड़ें। और ठीक है, सब कुछ शुरू करें। हाँ, तो देखें हम लोग एक सिनोनिम्स का सेट कर रहे थे जो 50 क्वेश्चंस का सेट था, जिसके 2 सेशंस हम लोग कर चुके हैं। 35 क्वेश्चंस हम लोग निपटा चुके हैं। बाकी जो 15 क्वेश्चंस हैं आज उन पर भी चर्चा हम लोग कर लें। तो आइए समय जाया न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन की ओर चलें। और ध्यान रखना है कि ये जो सिनोनिम्स के सवाल हम लोग कर रहे हैं इसमें एक खास बात है कि ये सेंटेंसेस में है, खासकर सीडीएस में, एनडीए में, बैंक पीओस में जब आपसे पूछे जाते हैं तो वो सेंटेंस पर बेस्ड होते हैं, ताकि आप सेंस समझेंगे तभी आप सेंटेंस को कर पाएंगे, है ना। तो देखें, अब इसमें कह रहा है कि ही वॉज एनग्रॉस्ड इन डेज ऑफ हिज रूटीन। देखिए ये वर्ड तिरछा है, ठीक है। अच्छा, और रोज मैं अंत में कहता हूं, मैं पहले बता दूं, आप जुड़े हैं, जो लोग भी जुड़ रहे हैं सबको स्वागत है, ठीक है। एक ऑफलाइन बैच की प्लानिंग हम लोगों ने की है 17 अप्रैल रामनवमी के दिन से शाम को 5:30 बजे। तो आप अगर अंग्रेजी पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं या आपके दोस्त मित्र सखा सखी पड़ोसी पड़ोसिन जो भी, तो आप ट्रायल क्लास के लिए भेज सकते हैं। 5-6 डेज का हम लोग फ्री ट्रायल क्लास देते हैं, आप आके क्लास कर सकते हैं। या अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो हमारा अंदाजे में यहाँ समझ में आ ही रहा होगा। कहने का मतलब कि ऑफलाइन बैचेज को हम लोगों ने प्लान किया है 17 अप्रैल से। आप अगर या आप के अपने कोई पढ़ना चाहें तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि आकर के ट्रायल क्लास ले सकते हैं, ठीक है। आइए, इस वर्ड का सिनोनिम्स खोजना है आपको। एनग्रॉस्ड, 4 ऑप्शन हैं: इन्वॉल्व्ड, टायर्ड, फुली ऑक्यूपाइड, लॉस्ट। आपको इसमें से एक चुनना है जो इसका सिनोनिम्स हो। ए, चलिए एक आंसर आया ए। अच्छा, कभी कभी तो ऑप्शंस को देख करके भी समझ में बात आती है। अब ऑफिस रूटीन की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है, अभी चारों देखो कि लॉस्ट खो गया, फुली ऑक्यूपाइड। पहले तो इसमें जो वर्ड है ENGROSS, इनग्रॉस, ये वर्ब है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वर्ब्स को जो हम पास्ट पार्टिसिपल में यूज करते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो इसको आप जब ईडी लगा दिए, ठीक है, देखो यहाँ पे बी वर्ब आई है, ही वॉज एनग्रॉस्ड, यहाँ कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है। ये इस ही की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो एनग्रॉस्ड एडजेक्टिव है, ठीक। और जब ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है तो इसके साथ या तो इन आता है या तो विथ आता है, इसका ध्यान रखना है। एज एन एडजेक्टिव, इफ वी नीड अ प्रेपोजिशन, इट विल बी ईदर इन और विथ। तो यहां पर देखिए इन आया है। अब जब ये वर्ब है एनग्रॉस, इसका मतलब होता है इन्वॉल्व होना, टू गेट इन्वॉल्व, किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाना। अब कैसे इन्वॉल्व? तो इन्वॉल्व सीधा, ये यही मैं कह रहा हूं
अगर इस वर्ड को आप डिक्शनरी में जाकर देखोगे कि इनग्रॉस का प्रयोग करेंगे किसके लिए, तो एग्जैक्टली डायरेक्टली इसका मतलब इन्वॉल्व नहीं होता, ये भावात्मक सिनोनिम्स है। इनग्रॉस का मतलब होता है किसी काम में, किसी बात में, किसी पर्सन में, किसी घटना में बहुत ज्यादा रुचि लेना, वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, अच्छा लगे, और आप उसमें लिप्त हो जाएं, उसमें खो जाएं, तो आप इनग्रॉस हो गए। तो वो दिन रात क्या था, मशगूल था ना। यहां एग्जैक्टली इसका मतलब मशगूल होना, किसमें, अपने ऑफिस के रूटीन में, सुबह से शाम तक आना जाना। ठीक है, इसका आंसर तो पहले ए होगा। ठीक है, टायर्ड मतलब थकना नहीं होगा, फुली ऑक्यूपाइड कोई तसलिप्त होना ना, लॉस्ट खो जाना नहीं, इसका आंसर होगा ए। और इनग्रॉस का मतलब लिख लीजिए, सो इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व्ड इन समथिंग। मतलब किसी चीज में इतना खो जाना कि अपना पूरा वक्त आप, जैसे आजकल की जो नई पीढ़ी है वो इनग्रॉस्ड रहती है किसमें, रील्स में, इंस्टा पर, एफबी पर। ये इंटरेस्टिंग है। मैक्सिमम टाइम, एक आजकल एक मुद्दा चल पड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका स्क्रीन टाइम क्या है। ये प्रश्न 5 सितंबर को परीक्षा पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने बच्चों से ही पूछा कि आप अपना स्क्रीन टाइम बताइए, तो बच्चे बगले झाड़ने लगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का स्क्रीन टाइम स्टडी टाइम, बुक टाइम से ज्यादा था, है ना। तो अब क्यों है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लगता है, उसमें आपको अच्छा लगता है, आप उसमें, तो इस तरह से किसी चीज में मशगूल होना, लिप्त होना, कि आप अपना मैक्सिमम टाइम वहीं पर दें, तो आप इनग्रॉस्ड हैं, इन्वॉल्व है उसमें। क्लियर, लिख लिया, सो इंटरेस्टेड एंड इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, को हटा के लिखूं, देखिए, सो इंटरेस्टेड, सो इंटरेस्टेड, बहुत ज्यादा रुचि लेना, एंड इन्वॉल्व्ड, देखो वही ऑप्शन में है भी ना, इन्वॉल्व्ड इन समथिंग, किसी चीज में इतना खो जाना ना, दैट गिव इट ऑल योर टाइम। आप किसी चीज में इतना इंटरेस्टेड हो जाएं, इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि अपना सारा वक्त उसी पर खर्च करें, उसी में खर्च करें, तो आप इनग्रॉस्ड हैं। आप इसके लिए आसान सा सिनोनिम्स ये तो होगा ही, लिख सकते हैं क्या, बिजी, इंगेज, बिजी, इंगेज, इन्वॉल्व, ये सब इसके सिनोनिम्स। ठीक है, क्लियर। बाकी वर्ड्स की मीनिंग आपको पता है, टायर्ड मतलब थक जाना, लॉस्ट मतलब खो जाना। ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ही इज अनपॉपुलर ड्यू टू हिज ओवरबेयरिंग बिहेवियर। ये देखिए, ओवरबेयरिंग बिहेवियर, बी, डी। हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर्स दें, केवल आप लोग जो है, तो देखिए जो शब्द है, ये शब्द एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव के रूप में आया है, ठीक ना। ओवरवियर से ओवरवियरिंग बना है, ओवरवियरिंग एडजेक्टिव है, क्या है इसका मतलब, ट्राइंग, ट्राइंग टू कंट्रोल, नियंत्रण करना किसी पर। अदर पीपल, जो तानाशाह होते हैं ना, वो भी ओवरवियरिंग होते हैं।
लोगों पर नियंत्रण करना, कंट्रोल इन एन अनप्लेजेंट वे, अनप्लेजेंट वे, हाँ, सिर्फ अपने ही तरीके से, तो सामने वाले को भले बुरा लग रहा हो लेकिन आप अपनी गुंडई जारी रखे हुए हैं। तो किसी पर आप जब उसकी इच्छा के खिलाफ या अपनी ताकत का इस्तेमाल करके आप जब किसी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? एरोगेंस कहलाता है। इसलिए इसका आंसर होगा एरोगेंट, डी। ओवर स्मार्टनेस आप समझ रहे हैं, अक्सर यूज करते हैं। कनिंग, धूर्त, चतुर ना, चालाक। और डिसलॉयल, किसी के प्रति वफादारी न करना, बेवफाई करना, धोखा देना। तो वो जो है अपने आप को उसने क्या कर लिया है? अनपॉपुलर कर लिया। बिहेवियर क्या होगा? बिहेवियर डिसलॉयल नहीं होगा, बिहेवियर कनिंग नहीं होगा, बिहेवियर क्या होगा? एरोगेंट होगा। एरोगेंस का संबंध किससे है? आपके बिहेवियर से, है ना। इसका आंसर डी, एरोगेंट। ना जब देखो तब का हेलो नमस्ते किया हमको, सर कहा कि नहीं चलते मेरे सामने, मैं जा रहा हूं तुम यहां खड़े हो, हाउ डेयर यू। कुछ लोग होते हैं पूजाएं सोचेंगे लोग बस जी हुजूरी करते रहें, या कई चीजें ये आपके जीवन में लागू हो सकती है, चाहे रिश्ते हो, दोस्ती हो, पढ़ाई, अपने आप पे भी, घर में हो, घर में जब देखो तब हम आए तो हिटलर बने रहे सब लोग, एरोगेंस ना। दूसरे की भावनाओं का कदर न करना एरोगेंस है। आप ये ध्यान रखें कि जहां आपकी नाक समाप्त होती है वहां दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है ना। चलें आगे, नेक्स्ट। केपीएस गिल बड़ी चर्चा में रहे, पंजाब में आतंकवाद मिटाने में इनकी बड़ी भूमिका रही, है ना। बाद में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष भी बने और हॉकी इंडिया को ले डूबे। अरे भाई ठीक है, अच्छे पुलिस अधिकारी थे, जरूर थे कि अच्छे, अब खेल से क्या संबंध था, खैर वो अलग विषय है, अलग मुद्दा है, जाने दीजिए। केपीएस गिल हैज मेड अ डोसियर, क्या? डोसियर को पढ़ते हैं डोसिए, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन? डोसिए, बोलो। हाँ, डोजियर मत पढ़िएगा। भारत के गृह मंत्रालय के अधिकारी भी डोजियर डोजियर बोलते रहते हैं, गृह मंत्री भी डोजियर बोलते हैं, हमेशा पाकिस्तान को डोजियर थमाते रहते हैं हम लोग कहते हैं, बट दिस इज नॉट डोजियर, ठीक है। मैं सुना दे रहा हूं, आप मेरी बात क्यों मानेंगे भाई? डिजिटल इंडिया के जमाने में हर चीज का विकल्प उपलब्ध है, तो आप उनको सुनिए जिनकी ये भाषा है हम लोग कौन है। पहले स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन मैं आपको सुना रहा हूं, आई होप कि आप तक पहुंचेगा, ठीक है। दो साउंड जाएगा, एक ब्रिटिश एक अमेरिकन। डोसियर, क्या बोला है? डोसियर। अब अमेरिकन डोसियर, डोसिए, डोसियर, डोसिए, और अमेरिका वाले डोसियर, डासिए, डोसियर, डासिए। डोजियर तो पक्का नहीं है, आई होप कि पहुंचा होगा आप तक, जरा चेक कर लीजिए पहुंचा कि नहीं। इट इज डोसियर, 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 क्लियर जी साहब? ये डोजियर नहीं है, अंग्रेजी को अंग्रेजी की तरह पढ़ा जाए तो अच्छी बात है, हम लोग भी सीख रहे हैं। सो इट्स डोसिए, डोसिए, डोजियर नहीं। और इस डोसिए का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब होता है बी, रिकॉर्ड ऑफ फाइल, या फाइल ऑफ रिकॉर्ड कहिए, जो भी है। डोसिए का मतलब ये होता है फाइल, इसका जो सीधा सीधा सिनोनिम्स क्या है? फाइल, है ना। तो लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स होगा नहीं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। टेररिस्ट इन पंजाब, पंजाब के मैंने बताया ना, पंजाब में आतंकवाद खत्म करने के लिए उन्होंने जो है अपना एक फाइल बनाया था ना। तो अब इसमें क्या है, एक मिनट जाए, इसकी पहले मीनिंग हम लोग देख लें, तो फिर ये सीक्रेट एल्बम नहीं होगा। टू पुट अ हिट लिस्ट, ठीक है। अब ये है कि पुट ऑन अ हिट लिस्ट, ये भी नहीं होगा।
इन्हीं दोनों में मामला है। पहले डॉसिए का मतलब लिख लीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन, अ कलेक्शन of documents that contains, जिसमें होते हैं ना, information about a person, ठीक है, an event or a subject, ठीक। अब चूंकि यहां पे बात हो रही है कि इन्होंने आतंकवादियों की एक डॉसिए बनाई है, अर्थात उसकी एक लिस्ट तैयार की है ना, बोले कि ये लोग जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, ये करना, ठीक। अब इसमें ये रिकॉर्ड ऑफ फाइल, इसका कोई सेंस समझ में आ नहीं रहा है। यहां पे बोलते कि ऑफ नहीं और होना चाहिए, आंसर यही होगा। अ रिकॉर्ड और फाइल किसका, वहां के जो टेररिस्ट हैं, पंजाब के टेररिस्ट की, उन्होंने क्या बताया, एक अपना रिकॉर्ड तैयार किया, एक फाइल तैयार किया, कौन कौन है, क्या क्या है, उसका नाम क्या है, कैसे है। ये नहीं होगा, लिस्ट ऑफ क्रिमिनल्स नहीं है, ये भी नहीं है, इसका आंसर यही है। बस यहां पे क्या कि ऑफ नहीं है, ये क्या होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए रिकॉर्ड और फाइल। इसका सीधा सिनोनिम्स फाइल होता है। आई बात समझ में, वो टाइपो है, वहां ऑफ नहीं है और है, ठीक कर लीजिए उसको। डॉसिए क्या है, एक रिकॉर्ड है, एक फाइल है जिसमें सूचना होती है, किसके बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में। अब इस सेंटेंस की मीनिंग निकाल लो कि केपीएस गिल हैज मेड अ डॉसिए ऑफ ऑल दोज हु हैड लिंक्स टेररिस्ट इन पंजाब। उन लोगों की सूचना इकट्ठा की है, उसकी एक फाइल बनाई है, उसका एक रिकॉर्ड बनाया है जिनका संबंध आतंकवादियों से है। आंसर यही होगा, ये ऑफ नहीं है और है, बाकी कोई इसमें नहीं होगा, बाकी कोई इसकी मीनिंग नहीं। डोसिए का मतलब ही होता है तैयार करना, जैसे पाकिस्तान को अक्सर डोसिए देते हैं हम लोग, क्या कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं, जो आतंकवादी हैं, उनका डोसिए हम लोग थमाते हैं कि देखो ये लोग आतंकवादी हैं, तुम्हारे देश के हमारे यहाँ पड़े हुए हैं। उनकी फाइल लिस्ट दी जाती है, उनका एक रिकॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट। I have read an excerpt क्या है, excerpt क्या है, excerpt। अब excerpt क्या है, किसी भी बिगर थिंग का छोटा हिस्सा। जैसे देखो मैच खत्म होने के बाद 40 ओवर का मैच 4 मिनट में जियो सिनेमा दिखा देता है, जिसको हाइलाइट्स कहते हैं ना। जब न्यूज आती है, प्रधानमंत्री 22 मिनट के भाषण को 5 मिनट बताया, प्रधानमंत्री ने ये कहा, बीच बीच में वो बोलते हैं भाइयों बहनों, वो क्या है, एक्सर्प्ट है। उसका एक अंश, छोटा सा पार्ट, स्मॉल पीस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, एनी इवेंट, एनी बुक, म्यूजिक, फिल्म, कुछ भी, उसका छोटा हिस्सा जो है। देखो जब एल्बम रिलीज होता है तो वो फिल्मों का एक छोटा सा सीन या छोटा सा गाना, पूरा गाना नहीं बजेगा, पूरा सुनने के लिए लिंक पर जाइए। आजकल यूट्यूब वाले वीडियो वाले वैसे ही बना रहे हैं, पहले एक्सर्प्ट देते हैं, पहले छोटा छोटा टुकड़े में, ये वही है ये, ठीक। लिख लीजिए एक्सर्प्ट का मतलब। अब इसे ध्यान रखना कि जो एक्सर्प्ट है, EXCERPT, इसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में भी करते हैं और नाउन के रूप में भी करते हैं। ये वर्ब भी है और नाउन भी है, बोलो जी। इसका मतलब क्या होता है, जब वर्ब है
तो लेना, और नाउन है तो उसको ना, तो एक्सर्प्ट का मतलब यहां पर चूंकि एन लगा है ना, जब एन लगा है तो ये नाउन के रूप में आया है, ध्यान रखिए, यहां पे एन आर्टिकल आ गया है, इसका मतलब ये नाउन के रूप में आया है। तो फिर इस एक्सर्प्ट का मतलब क्या हुआ, देख लीजिए, अ शॉर्ट पीस ऑफ कुछ भी, ऑफ म्यूजिक, है ना, फिल्म, कोई आपने फिल्म का छोटा सा टुकड़ा लिया, म्यूजिक का लिया, ठीक है, बोलो, और एनीथिंग, ठीक है, छोटा टुकड़ा उसका, उसको एक्सेप्ट कहते हैं। और ये तो नाउन हो गया कि किसी म्यूजिक का छोटा सा हिस्सा, फिल्म का छोटा सा हिस्सा, छोटा टुकड़ा जो आप प्रमोशन के लिए लेते हैं। अब वर्ब का मतलब क्या हो जाएगा, टू टेक अ शॉर्ट पीस ना, जब वर्ब लिखा है टू टेक अ शॉर्ट पीस ऑफ, आगे आप समझ गए, बोलो। तो जो आप छोटा टुकड़ा लेते हैं, आप जब कविताओं कहानियों को एग्जाम में लिखते हैं तो आप उसका संदर्भ लिखते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको संक्षेप में लिखते हैं ना, तो आप कहते हैं कि दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, आवाज नहीं आ रही है, या उद्धृत किया गया है, लिया गया है किसी बड़े हिस्से का छोटा हिस्सा, एक्सेप्ट है, तो फिर इसका आंसर डी, एक्सट्रैक्ट, इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, इसको लिया गया है, उद्धृत किया गया है। रिव्यू करना, आप समझ रहे हैं, समीक्षा करना, असेसमेंट, अनुमान लगाना, लॉन्ग पैराग्राफ होगा नहीं, दिस इज द आंसर डी, एक्सट्रैक्ट। ठीक है, डोसिए एक्सेप्ट, चला जाए आगे, नेक्स्ट वर्ड, he was become a millionaire by his devious ना, बोले भाई एडजेक्टिव है, विशेषण है, ओ यूएस लास्ट में लगा हुआ है ना, तो लास्ट में ओ यूएस होता तो एडजेक्टिव होता है, बोलो। और इसका मतलब देखो, devious मीन्स अ डिसऑनेस्ट और इनडायरेक्ट, मतलब पीछे के रास्ते से, वे, अ डिसऑनेस्ट और इनडायरेक्ट वे, बेईमानी का रास्ता, गलत रास्ता चुनने के तरीके, मतलब उसने पैसा कैसे कमाया, गलत तरीके से कमाया, चोरी से कमाया, बेईमानी से कमाया, इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है क्या, डिसऑनेस्ट, बी। ठीक है, 40th का आंसर बी, डिसऑनेस्ट। हार्ड वर्क का मतलब आपको पता ही है, स्किलफुल का मतलब पता ही है, नेवर एंडिंग, कभी अंत ना हो, पता ही, कोई नया मतलब है नहीं इसमें। डिवियस मतलब डिसऑनेस्ट, इलीगल, अनलॉफुल ना, जो बेईमानी से किया जाए, जो गैर कानूनी हो, जो अनैतिक हो, इमोरल हो, ठीक है, इमोरल, डिसऑनेस्ट। आगे चलें, नेक्स्ट। अच्छा, अब एक काम और किया करूंगा मैं, भाई जो क्लास में है उनके लिए तो कर ही दूंगा, घर बैठे साथी जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये इसको करने में और फायदेमंद या आनंद तब आएगा कि जो करना है सैटरडे को, तो फ्राइडे को आपको सेंड कर दिया जाए और आप उस पर हाथ आजमा के आए, तभी पता चले कि आपने कितना किया। अब हम बोल दे रहे हैं या आप बोल ले रहे हैं, तो ये पहले आप इस पे हाथ आजमाएं, सॉल्व करें, देखें कि हमने, और अपना करने के बाद लिख लें कि मैंने जो किया है उसका आंसर भी लिख लें। मतलब फ्राइडे को
जो कराना हो मैं पहले से डिसाइड कर लूं और आपको सेंड कर दूं कि कल हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। तो आप उसको सॉल्व करके अपना आंसर भी नोट कर लें कि मैंने ईमानदारी से टिक टिक किया है, उसको पेज पे लिख लें कि मैंने पहले का बी दूसरे का सी, और तब मैं डिस्कस करूं तो फिर आपको ये भी पता चलेगा कि इस सेट में मैं पहले कितना कर सकता था, कर सकती थी, और अब कितना कर सकता हूं, कर सकती हूं, है ना। क्योंकि ऐसे एक तरफा मैं बताया जा रहा हूं तो फिर फ्रूटफुल नहीं है, आजमाना जरूरी है अपने आप को, है ना। तो अगली बार से ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप फ्राइडे के दिन ही मुझे रिमाइंड करेंगे कि सर कल आपको जो भी प्रैक्टिस कराना हो हमें भेज दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें ये वर्ड है हग्ड, इसका सिनोनिम्स पूछा है। अब इसका सिनोनिम्स आज की पीढ़ी को ना पता हो, रोजाई, थैंक यू, स्वीट ड्रीम, हग, बाय, ल। तो भैया हग का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना, गले लगा, ठीक है। इसका आंसर एम्ब्रेस्ड। रिचर्ड वाल्मी तो, अरे तिवारी जी नमस्कार नमस्कार, आइए आइए आइए, ये ग्रेट, ये तो आर्मली ग्रेट है ना, और ये होगा नहीं, जाहिर सी बात है। ईच अदर आइज, आंखों में देखना, ये भी नहीं होगा ना। ई होई क्योंकि ये भी दूर से होता है ना, ई होई, इहो ना होई। इसका आंसर इम्प्रेस। अब ध्यान ये रखिएगा कि EMPARRAS एम्बैरस और EMBRACE इम्ब्रेस, ध्यान दीजिएगा। ये इम्बैरस है पश्चाताप करना, किसी गलती पर पछताना, और इम्ब्रेस मतलब गले लगाना। तो हक करना मतलब गले लगा, ठीक। आंसर सी। चलें आगे, नेक्स्ट। देयर इज एन एम्बिगिटी। इतनी बार सुने हैं आप इसको, इतनी बार कि इसका सिनोनिम्स तो आप ढूंढ ही लगे। एम्बिगिटी मतलब, एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है, समझ में ना आए, द्विअर्थी ना, जिसका एक से अधिक अर्थ हो वो एम्बिगियस है। द वर्ड इज AMBIGUOUS, एम्बिगियस, ये एडजेक्टिव है। इसका नाउन क्या होता है, AMBIGUITY, एम्बिगिटी, ये नाउन बन गया, ठीक है। इसका रूट वर्ड क्या है, एमबी। एमबी मने बोथ, एमबी बोले तो बोथ, दोनों। तो जिसके दो दो मीनिंग होते हैं उसे एम्बिगियस कहते हैं। तो जब किसी के एक से अधिक मीनिंग होंगे तो फिर वो मीनिंग सर्टेन होगी कि अनसर्टेन होगी, आवाज नहीं आ रही है, इसलिए इसका आंसर ए, अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। डेंजर, खतरा, एरर, त्रुटि, मिस्टेक, गलती, सब नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। ठीक है, देखें जरा, आगे चले, नेक्स्ट। तो dilatory in undertaking assignment, she was quick in its execution। ये देखिए, तो dilatory in undertaking assignment, she was quick in its execution। अब यहां पे जो वर्ड है dilatory, इसको क्या पढ़ेंगे, dilatory, डायलेटरी मत पढ़ दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे, dilatory। और dilatory का मतलब होता है नॉट एक्टिंग क्विकली इनफ, मतलब किसी काम को उतनी तेजी से न करना जितनी तेजी से करना चाहिए, है ना। अर्थात किसी काम को करने में क्या करना, देरी करना, कॉजिंग
डिले, आप इसको लैगिंग भी कर सकते हैं। देखो आपका वीडियो लैगिंग करता है ना, हाँ लगता है घूमने, गोल गोल गोल, क्या कह रहे लैग हो रहा है, लैगिंग, तो धीमे चल रहा है, नोट तेज नहीं चल रहा है, तो लैगिंग, कॉजिंग डिले, नॉट एक्टिंग क्विकली। ठीक है, तो इसमें कोई है जो इस बात का सिनोनिम्स दिखता है क्या? स्लो। कि भले उसने असाइनमेंट को स्वीकार करने में, उसको धारण करने में देरी की ना, लेकिन एक चीज देखो जरा, नॉट एक्टिंग क्विकली इनफ इस सेंस पे देखा जाए कि दो सी वाज अंडरटेकिंग, तो यहां पे कि मतलब उसको लेने में स्लो, अंडरटेकिंग में स्लो क्या होगा, है ना? ये सेंस बोले कि क्विकली न करना, डिले करना, लैगिंग मतलब, तो इसका मतलब समझिए, इसका आंसर स्लो नहीं होगा। पैसेज के हिसाब से हम लोग को सोचना है। रुकिए, हम लोग भागे जा रहे हैं, पहले अर्थ को समझिए, इसके सेंटेंस को तो समझ में आएगा इसका सिनोनिम्स क्या होगा। कि दो डिलेटरी इन अंडरटेकिंग असाइनमेंट, यद्यपि उसको असाइनमेंट को अंडरटेक करने में, स्वीकार करने में उसने देरी लगाई। शी वॉज क्विक इन इट्स एग्जीक्यूशन, लेकिन जब एक बार असाइनमेंट को ले लिया, कार्य को अपने हाथों में ले लिया, तो उसने बहुत तेजी से उसका निस्तारण किया। इसका मतलब कि वो उस असाइनमेंट को लेने की इच्छुक नहीं थी, रिलक्टेंट थी। इसका आंसर सी होगा। अब देखिए नियरेस्ट सिनोनिम्स है। डिलेटरी का मतलब होता है कि क्विकली किसी चीज को ना करना। तो आप कोई काम, जैसे खाना आपकी पसंद का नहीं है, मम्मी डंडा ले खड़ी है, खाबू के नहीं, रोज तो का बात चाहिए चाउमीन और पिज्जा, अब आप ठीक है खा रही हूं, खाना खाते है ही, लेकिन जैसे कोई ठेल के धीरे धीरे आप खाते हैं ना, तो आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके काम में रुचि नहीं, रिलक्टेंट हैं आप। तो यहां इसका आंसर रिलक्टेंट होगा, ठीक ना? हेजिटेंट, संकोच करना, स्लो धीमा, अनविलिंग, समझ रहे हैं? इसमें से सबसे बेस्ट आंसर है रिलक्टेंट। यद्यपि वह अनिच्छुक थी उसको स्वीकार करने में, उसको अपने हाथों में लेने में, लेकिन जैसे as soon as she undertook the assignment she finished it quickly। ठीक है, चलो आगे बढ़े। The lessons of his past mistakes might teach him to be circumspect in the future। अतीत के सबक से उसने सीखा, अतीत ने उसे सिखाया कि वह भविष्य में क्या रहे, सतर्क रहे, कॉशस, क्या रहे, कॉशस। सर्कमस्पेक्ट क्या होगा, कॉशस, सी। ना, ये जो सर्कमस्पेक्ट है, CIRCUMSPECT, सर्कमस्पेक्ट का मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है थिंकिंग, चिंतन करना, वेरी केयरफुली, about something before doing it। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, उस पर खूब चिंतन मनन करना, अर्थात कॉशस रहना, क्या नहीं बोल रहे हैं, सतर्क रहना, सतर्कता से सोचना, ठीक है ना? अच्छा, इसके पहले के वर्ड में फिर ध्यान रखिएगा, उसका मतलब स्लो होता है, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग के हिसाब से रिलेटेड चुने हैं, वो लॉजिकल है, नियरेस्ट सिनोनिम से,
है ना, यानी कि घर जाके फिर उसको देखिए अरे इसका तो स्लो ही दिया है। तो असाइनमेंट को लेने में कोई स्लो का क्या मतलब है, मतलब असाइनमेंट को लेने में उसकी रुचि नहीं थी, रिलक्टेंट थी, नहीं मुझे मत दीजिए किसी और से करवा लीजिए, लेकिन जब ले लिया तो फिर कर दिया, ये सेंस है, इसलिए वो उसका आंसर मैंने वो बताया, ठीक ना। यहां कॉशस होगा, सर्कमस्पेक्ट का मतलब सोच विचार के, तम चिंतन मनन करके कोई चीज स्वीकार करना, ठीक है। आगे चलें, देखिएगा नेक्स्ट। Leave him to reap the fruits of his own heinous crime. Heinous आपकी कॉपी में एक श्रृंखला मैंने पढ़ाई थी कि कब आई ई आता है, कब ई आई आता है, उसमें हेनस वर्ड की बात आई थी। हेनस मीन्स घृणित, अनैतिक, क्रूर ना, हेनस क्राइम। और देखो यहां पे फ्रूट्स लिखा है, फ्रूट का पुल्डल सिर्फ इसी कंडीशन में होता है जो फ्रूट्स, जब आप फल की बात करते हैं, कर्म फल की। यहां देखो फलों की बात नहीं हो रही है कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतने दो, उसने जो हेनस क्राइम्स किए हैं, जो उसने क्या कहा जाए, घृणित पाप किए हैं, अपराध किए हैं, उसका फल उसे भुगतना है। यहां फ्रूट्स का मतलब है द रिजल्ट ऑफ योर एक्शंस, कर्म फल, इसलिए फ्रूट्स है, वरना फ्रूट का पुल्डल नहीं बनता, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हेनस मतलब क्या, एक्सट्रीमली विक्ट, अत्यंत निष्ठापूर्ण, घटिया, विक्ट, है ना, अनलॉफुल नहीं, गैर कानूनी, इसमें नैतिकता का मतलब है। विक्ट कौन होते हैं, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, हाँ, पनिशेबल दंडनीय, अनकाउंटेबल अगण्य, अनलॉफुल गैर कानूनी, ये क्या, एक्सट्रीमली विक्ट, ये इसका आंसर होगा, हेनस। घृणित, ठीक है, हेनस मीन्स हाँ स्पाइटफुल, घृणित, ऑब्सीन, ऑब्नॉक्सियस, गास्टली। अगर इसकी सिनोनिम्स की बात करें क्या हो जाएगा, ऑब्सीन, OBSCENE, ऑब्सीन, या आप ऑब्नॉक्सियस भी कह सकते हैं। इसका संबंध कानून से नहीं है, आपकी नैतिकता से, व्यवहार से, बुद्धि से है। आप इसको गास्टली भी कह सकते हैं, GHASTLY, गास्टली, गास्टली, ऑब्नॉक्सियस, ऑब्सीन ना, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक्सट्रीमली विक्ट, हेनस। क्या पढ़ेंगे इसको, हेनस, क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हीनियस मत पढ़ दीजिएगा, ये हीनियस नहीं है, क्या है, हेनस। सुन लीजिए इसको भी, काहे को हमारी बात मानेंगे, हम के है, हम लोग गांव देहात के आदमी हैं। सुनिए, heinous, heinous, ये बाद वाला ब्रिटिश है, देखो ये heinous, अमेरिकन है, अमेरिकन साउंड है, एक्सेंट का लो, और ये heinous, हेनिस, ये ब्रिटिश है, हेनिस, हेनिस अमेरिकन है, हेनिस ब्रिटिश है। अमेरिका थोड़ा झटका देके बोलते हैं, हमेशा चलते हैं तो करंट मारते हुए, ठीक। तो हीनियस नहीं है, क्या है, हेनिस, मोरली वेरी बैड, जो मोरली बैड है ना, ऑब्सीन है, ऑब्नॉक्सियस है, विक्ट है। क्लियर, बोले साहेब, आगे बढ़ा जाए ना, चलिए नेक्स्ट। They were beguiled into forming an unwise alliance. जैसे राजनीति में अलायंस बहुत होते हैं, एक दूसरे का हित लाभ। देखो विगाइल्ड, इसमें मूल शब्द जो वर्ड है वो है BEGUILE, ये वर्ब है विगाइल्ड, है ना। इसमें ईडी जोड़ दिया गया तो एडजेक्टिव बन गया BEGUILED, विगाइल्ड मीन्स अब ये बन गया एडजेक्टिव। और इसका मतलब होता है कि किसी को ट्रिक में फंसाना। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही
काम का वर्ड है आम जीवन में भी। टू ट्रिक समबडी, टू डू समथिंग, स्पेशली बाय बीइंग नाइस टू देम। जीवन में कोई आया बहुत अच्छा बन के, ये है वो है, वाओ, अब बात बात की नोच के लेके चला गया। समझ रही बात? ऐसा जीवन में मत बनिएगा। किसी का फेवर पाने के लिए, किसी से लाभ पाने के लिए, किसी कोई चीज पाने के लिए, किसी उसके प्रति बहुत अच्छा बन के दिखाना और बाद में जट लेना, इसको बिगाइल कहते हैं। ये चीट, इसका सिनोनिम्स तो होगा लेकिन बहुत सामान्य शब्द है। विगाइल कहीं उससे अलग ऊपर का शब्द है, गहरा शब्द, समझिएगा। एक्सप्लेनेशन पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि विगाइल का आंसर चीटेड होगा। बिल्कुल सही बात है कि उन लोगों ने एक दूसरे से अलायंस किया, एक दूसरे को धोखा दिया, ठीक। बट इस वर्ड का बेसिक मतलब समझ लीजिए, लिख लीजिए, टू ट्रिक समबडी इनटू डूइंग समथिंग। बिगाइल का मतलब बोल रहा हूं मैं, टू ट्रिक somebody into doing something especially by being nice to them। किसी के प्रति अच्छा अच्छा बन के और उससे कोई काम करवा लेना, बाद में बोला कि सवारे हम तो आपके पुत्र बन के लोग आते हैं, कुल संपत्ति साइन करवा, इसके बाद कहे तू के, तुम कौन हो? बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, जुम्मन मियां, अलगू चौधरी, याद है ना भाई? ये था कि ये अपनी संपत्ति आपके नाम कर देंगी, आप इनका खाला का संपत्ति लिए थे जुम्मन मियां और देखभाल नहीं कर रहे थे, बिगाइल किया तो पंचायत में गया, अलगू चौधरी पंच बने। उन्होंने कहा कि भाई जब तक बुढ़िया जिंदा है आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, जुम्मन मियां कोई बात बुरी लगती है, पंच परमेश्वर। बाद में अलगू चौधरी का मामला आता तो जुम्मन मियां पंच बनते हैं, बदला लेने के लिए सोचते हैं, लेकिन बाद में लगता है कि पंच तो परमेश्वर होता है। बहुत खूबसूरत सी कहानी है प्रेमचंद जी की, पढ़िएगा। तो जब पंचायत में पहुंचती हैं खाला जुम्मन मियां की कि मैं यही वादा किया था कि मैं अपनी संपत्ति अपना धन इसको दे दूंगी, मेरी देखभाल करेगा, और जब मैंने सब लिख दिया तो मेरा इसकी बहू मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरा अपमान करती है, भोजन नहीं देती, तो फिर ये क्या कहा जाएगा? ये बिगाइल करना हुआ, किसी का विश्वासघात करना, धोखा देना। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड कहां यूज करिएगा? स्पेशली, देखो लिखा है स्पेशली, खासकर वर्ड किसके लिए? बीइंग नाइस टू देम, किसी के प्रति अच्छा अच्छा बन के और उसके साथ धोखा करना, वो बिगाइल है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। बाकी रिलक्टेंट मतलब अरुचि होना, अभी आया था। कंपेल्ड, किसी को मजबूर करना, अभी आया था। फोर्स्ड, वही चीज है, फोर्स्ड कंपेल्ड एक ही चीज है, ठीक ना? आगे चलें, लिख लिया है, बढ़िए आगे। नेक्स्ट, the Supreme Court diffused the tension between the government and the Chief Election Commissioner। ये भी ताजा मुद्दा है, आजकल चल रहा है, कमिश्नर की नियुक्ति, ये वो। ये जो डिफ्यूज्ड, फिर देखो वर्ड क्या है? डिफ्यूज। और आपको पता है इस शब्द का प्रयोग अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं, बम को डिफ्यूज किया जाता है, करते हैं ना? तो अब जब कोर्ट किसी मामले को डिफ्यूज कर रही है तो क्या कर रही है? बोलिए। जो टेंशन है दोनों के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, सरकार और कमीशन के बीच जो है क्या हो गया, है ना? तो डिफ्यूज का मतलब उसको रोक देना। जैसे बम को आप डिफ्यूज कर देते हैं तो बम फटने से रुक जाता है, ठीक? तो रोकने का सेंस है टू स्टॉप। लिखो पहले, डिफ्यूज का मतलब लिखो, टू स्टॉप पॉसिबली
ऐसे लिख लो, टू स्टॉप अ पॉसिबली डेंजरस, टू स्टॉप अ possibly a dangerous, खतरनाक ना, और डिफिकल्ट सिचुएशन, और डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। टी के बाद जब यू आता है तो उसको च पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। इंस्टीट्यूशन, सिचुएशन, है ना। इसके बाद भी अब ट्यूशन में नहीं पढ़ते, ठीक। तो वो डिपेंड करेगा। तो ये डिफ्यूज का मतलब होता है किसी खतरनाक या मुश्किल हालात पर रोक लगा देना, ठीक। तो सुप्रीम कोर्ट ने भाई क्या करेगा, फैसला करेगा ना कि नहीं ये नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अर्थात यहां पर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको रूल आउट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट घटाएगा तो नहीं, कहे झगड़ा मत करो, तुम भी पानी पियो, तुम भी पानी, तो कहेगा नहीं, सीधे क्या कहेगा, या तो गवर्नमेंट सही है या तो कमिश्न, या तो कहेगा कि जाइए। अब यही तो हुआ था कि फिर से अध्यादेश बना के लेके आइए, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों के काम बटे हुए हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑटोनॉमस है, स्वतंत्र है अपना कार्य करने के लिए। तो उसने क्या किया, उसको रूल आउट कर दिया कि ये टेंशन नहीं चलेगा, आप अपना करिए, आप अपना करिए, फालतू का लड़ने झगड़ा करना बंद करिए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा रूल्ड आउट। कोर्ट फैसला देती है ना भाई, वो रूल आउट करती है, या तो कहेगी हाँ या तो कहेगी ना। एग्जीगरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ा कर, आप समझ रहे हैं। रिड्यूस मतलब घटाना, इंक्रीज मतलब बढ़ाना, कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसका, रूल्ड आउट। आंसर सी। चलिए नेक्स्ट। आज घर बैठे साथी कोई हिल डुल नहीं रहा है, हमको लग रहा कि कोई है भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। ये देखो, द रिपोर्टर मेड अ वर्बेटिम रिपोर्ट। वर्बेटिम मतलब एग्जैक्टली जैसे लिखा है वैसे, समझ रहे हैं, बोलो। वर्बेटिम का मतलब जैसे वैसे, एग्जैक्टली एज स्पोकन और रिटन, exactly as spoken और written को वर्बेटिम कहते हैं। जैसे नाम शब्दशः जैसे लिखा गया उसे लिख देना, जैसे बोलना उसे बोल देना, ना उसमें कोई परिवर्तन ना करना। तो फिर क्या होगा इसका, सी, अनचेंज्ड, अनचेंज्ड, ठीक है। फ्रैंक का मतलब पता है, फ्रैंकनेस आजकल तो। क्लियर का मतलब भी पता है, करेक्ट का मतलब भी पता है ना, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। अनचेंज्ड, बोले साहब, देखिएगा जरा, इंडस्ट्रीज हैव लॉबीड, ये देखिए, हैवीली अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स लिबरलाइजेशन पॉलिसी। अब इसमें जो मूल शब्द है वो है लॉबी, और ये बड़ा सारगर्भित शब्द है आज के लिए। अभी 10-15 दिन पहले देश के सैकड़ों वकीलों ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा था। इस देश में एक लॉबी तैयार हुई है जो हर लीगल फैसले पर प्रश्न उठाती है, और कहीं ना कहीं हाइंड साइड से दबाव बनाती है कि कोर्ट अपने फैसले बदले या फैसले देते समय डरे। अब देखिए, एक ट्रेंड चला है कि हमें जो पसंद है तो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, हाई कोर्ट जिंदाबाद, और जो हमारे खिलाफ है तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि कोर्ट ने ऐसा कहा। आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, वी आर नॉट पॉलिटिकल बॉडीज, हम लोग शिक्षक हैं और विद्यार्थी हैं, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि लड़का होए तो हमार, लड़की होए तो तुहार, ये खेल चल रहा है। और एक वर्ग है
जो कोट पहन के पहुंच जाता है, उसके पहरुओं में से एक पहरुआ है प्रशांत भूषण जी, उनका कोई काम नहीं है, सॉरी नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक ट्रेंड चला है, आप ध्यान से देखिए। अगर फैसला आपके पक्ष में है तो मुंह पे तमाचा है, कोर्ट ने रास्ता दिखा दिया, औकात बता दी, और पक्ष में नहीं आया तो कोर्ट के सवालों पे ही फैसले पे ही सवाल उठा दिए जाते हैं। एक लॉबी बनी हुई है और इस दबाव समूह होता है जो आपके ऊपर दबाव बनाता है कि आप उनके पक्ष में फैसले करें या वो जो चाहते हैं वो करें। ये जो लॉबी है ना, ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस करती है स्पेशली पॉलिटिशियंस को, गवर्नमेंट्स को, उसी के लिए प्रयोग होता है लॉबी। तो लिखिए पहले लॉबी का मतलब। लॉबी मतलब ये वर्ब है, देखो लॉबीड है ना, ये नाउन भी है वर्ब भी है। उस समूह को भी लॉबी कहेंगे और उनके द्वारा किया जाने वाला एक्शन भी क्या है, लॉबी है। ठीक, लिखिए ट्राई टू इन्फ्लुएंस, ट्राई टू इन्फ्लुएंस a political ना पॉलिटिकल डिसीजन और पॉलिटिकल और गवर्नमेंट डिसीजन, कुछ भी ठीक है। अब पॉलिटिकल और गवर्नमेंट, पॉलिटिकल बॉडी और गवर्नमेंट कर लो, बॉडी और गवर्नमेंट, सरकार को या किसी राजनीतिक दल को क्या करना, इन्फ्लुएंस करने का, प्रभावित करने की कोशिश करना, लॉबी बना के। ऐसे बने हुए हैं, देखिए आप आजकल यूट्यूबर्स में तमाम लोग बने हुए हैं, वो सेट है। डिजिटल वर्ल्ड में संभाल के ये समूह बने हुए हैं। एक समूह वीडियो बना के डालेगा, उनको सुनोगे तो लगेगा कि अरे बाप रे बिल्कुल सही, देश तो बर्बाद है। एक समूह का वीडियो सुन लगेगा अरे देश में सब कुछ राम अच्छा ही अच्छा है, कहीं कुछ नहीं है। दोनों असत्य है, दोनों एक्सट्रीम पे हैं, सत्य दोनों के बीच में है। आजकल देखिए एक साहब चर्चा में है, नाम में क्यों लूं, वीडियो बना बना डाल रहे हैं और वो जैसे समझा रहे हैं कि देश में बस सब कुछ खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ तमाम लोग हैं जो दिखा रहे हैं कि देश में एकदम राम राज्य आ गया है, सब कुछ सोना ही सोना है। दोनों सत्य नहीं है, दोनों सत्य नहीं है। ये लॉबी हैं, ये पॉलिटिकल डिसीजन को प्रभावित करते हैं। आपको पता नहीं, एक जमाने में अखबार नवीशों की और चैनल्स वालों की लॉबी थी। आप 9th-10th में रहे होंगे, वो दौर था ग्रेट मनमोहन सिंह जी का कि मंत्री कौन बनेगा ये भी तय जो है मीडिया करती थी, समूह बना के बनवा देते थे। वो लॉबी है। तो जो उद्योगपतियों का दबाव समूह, इसको हिंदी में आप दबाव समूह कह सकते हैं। क्या दबाव समूह, वो क्या कर रहा है, जो आया था उदारीकरण की नीति उसके खिलाफ है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, लॉबीड, अर्थात अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स। तो इसका मतलब होता है परसुएट करना, किसी के पीछे पड़ना, उसको वो, इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो परसुएट। लेकिन फिर यहां पे भी वही बात है, अब परसुएट इसका आंसर तो होता है, लेकिन इस सेंटेंस में परसुएट का सेंस नहीं है। इस सेंटेंस में क्या है कि इन लोगों ने सरकार की नीति की आलोचना की है। रुकिए, मैं यही कह रहा हूं कि हम लोग को यहां आंसर चुनना कैसे है, सेंटेंस के हिसाब से। इसका मतलब परसुएट होता है किसी की आलोचना करना, उसकी निंदा करना, लेकिन यहां पे क्या है कि ये इसका आंसर होगा बी, क्रिटिसाइज्ड। कि उद्योग जगत सरकार के उदारीकरण की नीति की आलोचना करना, उसके खिलाफ लॉबी समूह बना करके, दबाव समूह बना के, इसका आंसर हुआ क्रिटिसाइज्ड। देख रहे हैं, अब इसकी मीनिंग कुछ और है, लेकिन यहां पे आंसर क्रिटिसाइज्ड होगा। स्टॉर्म किसी के खिलाफ खड़े हो जाना, परसुएट किसी को ना कोशिश करना, चूंकि इसलिए है कि लॉबीड, देखो ये पास्ट में है ना, इसलिए क्रिटिसाइज पास्ट में चाहिए।
और टू कॉशन चेतावनी देना। तो टू कॉशन, टू परसुएड ये प्रेजेंट में है और क्रिया अपनी पास्ट में से, उसका आंसर होगा क्रिटिसाइज्ड। क्लियर? एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कॉम्ड। क्या बात है, और जरा ध्यान दीजिएगा, COMB, कॉम। कॉम मीन्स कंघा या कंघी। क्या करते हैं इससे? बाल संवारते हैं, ठीक करते हैं। कॉम मीन्स बुनना, मोजा स्वेटर आप बुनते हैं, किसी चीज को कॉम करते हैं। कॉम मतलब कंघी, कॉम मतलब बुनना। आवाज नहीं आ रही है? और कॉम का मतलब किसी चीज को सर्च करना, खोजना। किसके लिए? कि कोई चीज किसमें जो है प्राप्त करने के लिए, किसमें कुछ काम की बात है कि नहीं। ठीक है? तो द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी कॉम्ड थ्रू द फाइल्स, वो फाइल्स में मिलके क्या कर रहे थे? सर्च कर रहे थे। इसका मतलब टू सर्च भी होता है। टू कॉम मतलब कंघी, टू कॉम मतलब बुनना, टू कॉम मतलब टू सर्च, यहां वर्ब के रूप में। कंघी तो नाउन हो गया ना, यहां पे टू सर्च, संवारना, खोजना, टू सर्च समथिंग ना, कोई चीज जानने के लिए खोजबीन करना, उसको भी कॉम कहते हैं। इसका आंसर होगा टू सर्च। ठीक, चलिए लेकिन यहां पर भी एक मिनट रुक जाओ जरा, हम लोग सेंटेंस को भूल के वर्ड पे चले जा रहे हैं, इसलिए हम लोग आंसर फट से लगा दे रहे हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा चिंतन करिए। कॉम का मतलब टू सर्च होता है, डिक्शनरी यही कहती है कि इसका मतलब टू सर्च करना, खोजना। ठीक है, सच है, टू सर्च समथिंग, मान लिया। लेकिन पहले बात तो कि ये पास्ट में है और ये प्रेजेंट में है। यहां ये भी एक देखो, डीपली इनग्रोस्ड, इस चीज में लीन होना, इंटरेस्ट लेना, अपना समय उस पर देना। तो द ज्वाइंट पार्लियामेंट कमिटी कॉम्ड थ्रू द फाइल्स, मतलब वो लोग बड़ी गहराई से फाइल्स में डूबे हुए थे। क्या करने के लिए? जानने के लिए, खोजने के लिए, है ना। तो देखो, टू ग्लैंस क्विकली, टू स्लोली गो थ्रू, टू सर्च। तो भाई सर्च में क्या ढूंढ रहे थे? फाइल में कुछ ढूंढ रहे थे। तो इसमें क्या, डीपली इनग्रॉस्ड, उसमें लीन थे, किसमें? फाइल्स को पढ़ने में। इसका आंसर ए होना चाहिए इस सेंटेंस के भाव के हिसाब से। ठीक है, इनग्रॉस का अभी आपने क्या पढ़ा? पहला क्वेश्चन क्या था? इनग्रॉस मतलब क्या? किसी चीज में इंटरेस्ट लेना, इन्वॉल्व होना। बोलो। तो पूरी कमेटी इन्वॉल्व थी, बड़ी गंभीरता से इन्वॉल्व थी, किसमें? फाइल्स को पढ़ने में। आंसर ए, ये नहीं, क्योंकि यहां पर आपको जो सिनोनिम्स चुनने हैं वो सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से चुनने हैं, वर्ड के हिसाब से नहीं। ठीक है, तो ये था, हम लोगों ने एक 50 क्वेश्चन का सेट जो है समाप्त कर लिया। आई होप कि आपको इसमें काम की बातें मिली होंगी। तो चर्चा जारी रहेगी। हर सैटरडे को इसी टाइम हम लोग कोई ना कोई प्रैक्टिस करते हैं। आप घर बैठे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।